11वें दिन भी संसद नहीं चली है। आज कांग्रेस के सांसद मोदी अडानी की फोटो वाला काले रंग का बैग लेकर संसद पहुंचे थे। खूब हंगामा हुआ है, शोर शराबा हुआ है, लेकिन संसद 1 घंटे भी नहीं चल पाई। करोड़ों की बर्बादी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता हूं जो आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अगले 1 घंटे सीधे मुद्दे की बात देख लेंगे तो दिन भर की पूरी खबर मिल जाएगी। और हाँ, सिर्फ आपके काम की खबर मिलेगी। आज क्या क्या है, चलिए एक एक करके आपको लिस्ट बता देता हूं। आज भी शुरुआत संसद की तस्वीर से करेंगे। संसद में आज कांग्रेस के सांसद बैग लेकर पहुंचे थे। बैग पर भी मोदी अडानी की फोटो बनी थी। संसद के बाहर भी हंगामा हुआ और संसद के अंदर भी जमकर बवाल हुआ। कुल मिलाकर आज भी संसद मिनटों में ही सिमट गई, घंटे की दहलीज पार नहीं कर पाई। एक एक तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ आपको बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे लालू यादव के बयान की। लालू यादव ने कह दिया है कि ममता दीदी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप दीजिए। लालू के बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई। लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर भी विवादित बयान दे दिया है। लालू यादव के बयान पर महिलाएं भी नाराज हो गई हैं। ऐसा क्या कह दिया है लालू यादव ने, सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात होगी नर्मदा माई की। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मैली हो रही है और नर्मदा गंदी होने के लिए जिम्मेदार नगर निकायों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है। किस नगर निकाय पर कितना जुर्माना है, सब विस्तार से बताऊंगा। और अभी नर्मदा की क्या स्थिति है, इस पर भी बात विस्तार से करेंगे। चौथी खबर में बात होगी छात्र संघ चुनाव की। पिछले 7 सालों से मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हुए ही नहीं, लेकिन जबलपुर की एक यूनिवर्सिटी चुनाव की फीस लगातार ले रही है। छात्रों से करोड़ों रुपए लिए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव नहीं हुए। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव आजकल खूब सुर्खियों में हैं। विस्तार से बताएंगे क्यों सुर्खियों में। खबरें और भी हैं, एक विधायक जी से भी करनी है बातचीत, लेकिन वो आगे बताएंगे। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। उस शुरुआत क्या है और पहली खबर क्या है, आखिर संसद कब चलेगी? जिस संसद को चलाने में आपका और हमारा पैसा लग रहा है वो चल ही नहीं रही। इसीलिए हर दिन खबर दिखा रहा हूं। जनता का करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। इसीलिए इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती मेरी नजरों में। देश का सर्वोच्च सदन ना चले, सर्वोच्च सबसे बड़ा सदन ना चले, तो इस पर बात विस्तार से करनी पड़ेगी। बीजेपी कह रही है हम तो चाहते हैं कि संसद में चर्चा हो, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। इधर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम तो संसद के बाहर हंगामा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन सरकार चर्चा नहीं चाहती। सबके अपने अपने दावे, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन सीधे मुद्दे की बात आज भी यही है कि 11वें दिन भी संसद ठीक से नहीं चल पाई। संसद के बाहर और अंदर हंगामा ही हुआ है। हर दिन अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी सोरोस के मुद्दे पर घेर रही है और कांग्रेस अडानी पर अड़ी हुई है। समझ गया। सबसे पहले शुरुआत विपक्ष के प्रदर्शन से करते हैं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काले बैग के साथ संसद पहुंचे। ध्यान से देख लीजिए, मेरे बगल में सब कुछ चल रहा है। इस बैग को ध्यान से देखिए। मोदी अडानी की फोटो लगी है और लिखा है मोदी अडानी भाई भाई। राहुल, प्रियंका समेत कई सांसदों ने इस काले रंग के बैग के साथ ही अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। आज भी संसद के बाहर 4 दिन से अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन चर्चा में है। ये तस्वीरें देख लीजिए। 5 दिसंबर को कांग्रेस सांसद मोदी अडानी की फोटो छपी जैकेट और टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे थे। 6 दिसंबर को मुंह पर मोदी अडानी भाई भाई लिखा मास्क लगाकर संसद पहुंचे। 9 दिसंबर को मोदी अडानी का मुखौटा पहने सांसदों से राहुल गांधी की बातचीत चर्चा में रही। और अब काले रंग के बैग पर मोदी अडानी की तस्वीर छापकर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस हंगामे पर पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए। टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष का एक व्यवहार होता है। राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से। बिल्कुल निराधार है। वो बहस नहीं करना चाह रहे, बल्कि किसी भी तरीके से चर्चा में वो भाग नहीं लेना चाह रहे। सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है। चोरी और सीना जोड़ी क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस पर देते हैं कि सोनिया गांधी का क्या मामला है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर करते हैं। हमने काम करके अंदर जा रहे हैं लोग।
रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते। इधर आम जनता का पैसा खर्च हो रहा है संसद चलाने में जो चल ही नहीं पा रही है, और उधर नेता पैसा खर्च कर रहे हैं प्रदर्शन के लिए टी शर्ट, मास्क, मुखौटा और बैग बनवाने में। खूब पैसा लग रहा है, खूब पैसा लग रहा है। जो भी हो, फिर से कह रहा हूं, सब करिए, बस संसद चलने दीजिए। हर दिन आपको बाहर के बाद अंदर की तस्वीर दिखाता हूं, सदन के अंदर क्या हुआ। आज भी देखिए अंदर क्या क्या हुआ, देखिए ध्यान से। आज फिर सदन की कार्यवाही तय समय पर शुरू हुई। राज्यसभा और लोकसभा में ठीक 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोनों ही सदनों में हंगामा होता रहा। राज्यसभा आज 2 बार में सिर्फ 26 मिनट ही चल पाई और अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी यही हाल रहा। सोरोस और अडानी का मुद्दा गूंजता रहा। 11 बजे और 12 बजे की कार्यवाही मिलाकर सिर्फ 21 मिनट ही लोकसभा की कार्यवाही आज भी चल पाई। सदन के दोनों सदनों में हुए हंगामे की पहले ये तस्वीर देखिए, फिर आगे बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, संसद एक पवित्र स्थल है। जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुल मिलाकर सीधे मुद्दे की बात यही है कि आज भी संसद चली नहीं है। 6 घंटे चलनी थी और आधे घंटे भी ठीक से नहीं चल पाई। इसीलिए हर दिन तस्वीर दिखाता हूं, हर दिन आपको बताता हूं, क्योंकि आपके सांसद भी तो हैं जिन्हें आपने चुना है। आपको तो उम्मीद है ना, आपको भी तो उम्मीद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सांसदों से उम्मीद है कि नहीं आपको, कि आपके मुद्दे, आपके सड़क, आपके पानी, आपके बिजली, आपके अस्पताल के मुद्दे कौन उठाएगा? सांसद जी तो उठाएंगे कि भाई हमारे राज्य में ये सड़क दिलवा दीजिए। पर क्या हो रहा है? हंगामा हो रहा है, शोर हो रहा है, और इस हंगामे और शोर में आपकी आवाज दब जा रही है। और पैसा किसका लग रहा है? आपका लग रहा है। इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात कर रहा था। हर दिन करूंगा, हर दिन करूंगा। चलिए अब अगली खबर बता देता हूं। अगली खबर क्या है ये देख लीजिए। अगली खबर क्या है? लालू का बयान, ममता को इंडिया गठबंधन की कमान। बताइए, आज कुछ ऐसे बयान भी आपको दिखाऊंगा जिसमें लालू और ममता झगड़ रहे हैं। यही है राजनीति। राजनीति का चरित्र यही है, राजनीति का चेहरा यही है, और राजनीति की तासीर यही है कि एक दूसरे से झगड़ा करो, एक दूसरे के विरोधी बन जाओ, फिर अगले ही पल दोस्त बन जाओ और हजारों करोड़ रुपए माफ करवा लो। यही है राजनीति। हम आप देखते रह जाते हैं और नेता चंद सेकंड में बड़े बड़े फैसले कर ले जाते हैं। और इतनी भूमिका मैंने क्यों बनाई आज इस खबर के पीछे? क्योंकि लालू का बयान है। लालू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई साहब, इंडिया गठबंधन की कमान ममता दीदी को दे दो। और इसी ममता दीदी को लेकर संसद में क्या कह रहे थे, चलिए सब कुछ बता देता हूं विस्तार से। लालू यादव बहुत दिन बाद बोले, बहुत दिन बाद बोले, और बोल ऐसा दिए हैं कि चर्चा होने लगी। अब चर्चा शुरू हो गई। लालू यादव ने आज 2 मुद्दों पर बोला है। 2 कौन कौन से मुद्दे हैं बता देता हूं। पहला मुद्दा, ममता दीदी को इंडिया ब्लॉक का लीडर बनाने को लेकर बयान दे दिया है। और दूसरा मुद्दा, नीतीश कुमार की यात्रा। नीतीश मतलब नीतीश कुमार की यात्रा पर। अब दोनों ही बयान खूब वायरल हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, लालू यादव जब बोलते हैं तो चर्चा तो शुरू हो ही जाती है और राजनीति भी शुरू हो गई है। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत ममता दीदी वाले बयान से करते हैं। सुनिए क्या कहा है।
ममता को दो, ममता को दो। तो ममता जी को जो दिया जाए हाँ दे दे, हाँ दे दे। लालू यादव कह दिए हैं, बना दीजिए, बना दीजिए, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर बना दीजिए। लालू यादव का अंदाज यही है। अब लालू यादव के बयान के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं, आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव और हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार के बाद इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की मांग तेज कर दी गई है। खुद ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन के लीडर बनने की इच्छा जाहिर की है। लालू यादव ने तो ममता को सपोर्ट कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। क्या सब चाहते हैं, क्या इंडिया गठबंधन के बाकी जो दल हैं वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को कमान मिले? लालू यादव के इस बयान के बाद जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर और उससे ताकत बढ़ जाती तो उसमें विचार होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है तो चेंज ऑफ लीडरशिप का सवाल कहां पे उठता है? मीटिंग होने दीजिए, उसमें अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहां पे करें, उस पे बहस होगी। Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. इंडिया गठबंधन की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जून 2023 में 26 विपक्षी दलों के साथ शुरू हुआ इंडिया गठबंधन कभी भी खंड खंड हो सकता है। देख लीजिए। नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव से पहले ही अलग हो गए। इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार ने इंडिया गठबंधन को और कमजोर कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और कई सहयोगी दल अब अलग होने की राह पर हैं। अब बात कांग्रेस के नेतृत्व को नकारने और ममता को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की आई तो इस मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने आ गए। क्या कह रहे हैं टीएमसी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में। इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े होते हुए भी ममता बनर्जी चाहे हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एक लफ्ज अपना जुबान से नहीं निकली उनकी कि भाई इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला करो, ये नहीं कही उन्होंने। और जो ये बात कहे जा रहा है ना कि इनके हटा के इनको, उनको हटा के इनको, ये टीएमसी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थे, आज वो क्षेत्रीय पार्टी में चले गए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और लड़ाई कमान तक पहुंच गई है। देखते हैं ममता दीदी को कमान मिलती है या नहीं, लेकिन खबर अभी खत्म नहीं हुई है भाई साहब। लालू यादव का दूसरा बयान भी सुनाना है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर बोला है किसने? लालू यादव ने। क्या कहा है जिसके बाद यह बयान ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में? पहले बयान सुन लीजिए, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। सुनिए लालू यादव ने क्या कहा है नीतीश कुमार पर। मंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना। कह रहे हैं लालू यादव आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार, माने बिहार के मुख्यमंत्री महिला यात्रा नहीं शुरू कर रहे हैं, आंख सेकने जा रहे हैं। बताइए, अब ऐसी बात बोलेंगे मुख्यमंत्री के लिए तो हंगामा होना तो तय ही है ना। हो गया हंगामा। लालू यादव के नैन सेकने वाले बयान पर एनडीए के नेता आग बबूला हो गए हैं और एक से एक बयान आ रहे हैं। उन बयानों को आपको सुनना चाहिए क्योंकि लालू ने 2 बयान दिया
तो देख लीजिए 2 बयान में कैसे पूरे देश में चर्चा हो रही है। और अब जब एनडीए के दल है ना भाई, एनडीए के सहयोगी हैं नीतीश कुमार, तो अब तो पूरी बीजेपी और एनडीए के सहयोगी भी सामने आ गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं लालू के नैन सेकने वाले बयान की प्रतिक्रिया पर। विख्यात रहे मौकरी करने के लिए, और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष। सिर्फ एक दल के नेता नहीं है, पर बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे शब्दों का चयन करके वो सिर्फ अपने प्रदेश का ही नाम नहीं खराब कर रहे हैं, पर महिलाओं को भी एक कहते हैं ना ऑब्जेक्टिफाइंग द विमेन, उनको एक बहुत छोटी नजर से वो देख रहे हैं। लालू प्रसाद जी को हम लोग समझ रहे थे कि बुजुर्ग हो गए, शरीर से बीमार है, अब लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गए। उनकी पत्नी भी श्रीमती राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बेटियां भी सांसद हैं, तो क्या जब वो यात्रा निकालती है तो क्या पुरुषों के साथ नैन शुक्ल लड़ाती हैं? यही उनके परिवार का ये लक्षण है क्या? लालू जी की जबान ऐसी क्यों हो गई? अपने बचपन के साथी जिनके साथ इतना दिन गुजारा है, साथ में पार्लियामेंट में असेंबली में रहे हैं, जो बिहार के सबसे सम्मानित नेता हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शराबबंदी जैसे फैसले से पहले ही नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के पसंदीदा नेता रहे। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, इससे पहले नीतीश कुमार महिलाओं से बातचीत करने के लिए ही महिला संवाद यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा पर लालू यादव का बयान पूरी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है। लालू यादव के बयान के बाद लालू यादव के बयान चर्चा में रहते हैं, इसलिए विस्तार से बात कर ली। लेकिन चलते चलते आपको लालू यादव का एक बहुत ही पुराना बयान सुनाएंगे जो आज सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। एक समय था जब लालू यादव और ममता बनर्जी संसद में एक दूसरे के विरोधी थे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना, शुरुआत में क्या कहा था, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ था, एक बार डालिए जरा बीजी डालिए एक बार, क्या लिखा था ये देखिए। मैंने कहा था ना आपको, क्या कहा था शुरुआत में, कि लालू का बयान, ममता को इंडिया गठबंधन की कमान, और ये दोनों चेहरे लगे हैं। मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में, मैंने आपसे क्या कहा था कि देखिए कि किस तरह से एक दूसरे के ये विरोधी थे, और आज ये कह रहे हैं कि एक पूरा जो अलायंस बना है एनडीए को हराने के लिए, देश में इस अलायंस को इसलिए बनाया गया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार दिया जाए, इसलिए गठबंधन बना था। और आज उस समय के विरोधी किस तरह से प्रेम कर रहे हैं आपस में, और कैसे पूरे गठबंधन की कमान ममता को देने की बात कर रहे हैं। यह संवाद सुनिए, वायरल है, बहुत आनंद आएगा आपको, सुनिए। बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठ, झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट, डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट प्लीज। कौन क्या बनेगा, कौन बनने वाला है, उधर है, इधर है, इधर है, उधर है। आज जो हम लोग आंख से देखा है, आज जो कान से सुना है, लालू यादव नहीं देखा, दुनिया ने देखा है। तो बहन ममता का अपमान का नहीं, हमने कहा कि ये बात थी, आप बांध के रखना चाहते। हम लालू यादव अब महिला का अपमान हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं, कह रहे हैं हमसे बढ़ के कोई सम्मान नहीं देगा, और आज ही नैन सुख की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की यात्रा पर। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये राजनीति है गुरु, वो नीति जिसको लागू करके आप राज कर सको, इसके अलावा कोई नीति नहीं होती है राजनीति में। साल 1999 की बातचीत है ये, जो मैं अभी आपको सुना रहा था। बहुत चर्चा में है ये तस्वीर, ट्रेंडिंग में है, बस इसीलिए सुना दिया। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कौन सी है ये आपको बता देता हूँ। चलिए अगली खबर क्या है देख लीजिए। विधायक जी आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हाँ, आप ही की ठीक नहीं है, आए बाएं बोल रहे हैं। जनता ने चुन के भेज दिया आपको विधानसभा, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और जब विधायक जी लोग ऐसा बोलते हैं, माननीय ऐसा बोलते हैं, तो मैं हमेशा उनको एहसास कराता हूँ। मध्य प्रदेश में एक विधायक जी और कलेक्टर साहब के बीच विवाद चल रहा है, और विवाद अब खुलकर
जनता के सामने भी आ गया है। विधायक जी ने कलेक्टर साहब के लिए मंच से ऐसी बातें बोल दी हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। बोलते बोलते विधायक जी कलेक्टर साहब के पिताजी तक पहुंच गए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए बता देता हूं आपके, ताकि आप पूरी खबर समझ जाएं। रतलाम के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जिले के कलेक्टर राजेश बाथम पर सवाल उठाते हुए आपत्तिजनक बयान दिया। विधायक जी मंच से ही कलेक्टर साहब से कह रहे हैं कि तेरे बाप का राज है क्या। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं। भाई सबसे पहले तो विधायक जी ने क्या कहा है खुद सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। पहले सुनिए। हमें ये जानकारी मिली है कि उनका एससी का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। 144 जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी, बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा। तेरे बाप का राज्य क्या कुछ भी हट निकाल देगा, सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था विधायक जी। नाराजगी अपनी जगह है और मर्यादा अपनी जगह। अब ये समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का जिला अस्पताल में एक डॉक्टर से विवाद हो गया था। विधायक कमलेश्वर डोडियार का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें गाली दी, जिसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर भी हुई थी। इसी एफआईआर के विरोध में विधायक जी कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर के नए आदेश के हिसाब से कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के आसपास कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। बस इसी बात पर विधायक जी गुस्साए हुए हैं और बांसवाड़ा में हुई एक आम सभा में विधायक जी शब्दों की मर्यादा लांघ गए। हमने रतलाम के कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब ना तो इस मामले पर कोई बात कर रहे हैं और ना ही अब तक उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी से बात करना बहुत जरूरी है। विधायक जी, आपका विस्तार न्यूज के इस मंच पर सीधे मुद्दे की बात इसके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करूंगा विधायक महोदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काहे गुस्सा गए थे आज कलेक्टर के ऊपर? देखिए, हम बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं और जनहित में हमें अगर बोलना पड़े, गुस्सा करना पड़ेगा तो हम लोग पहले भी गुस्सा किया है, आज भी गुस्सा करते हैं, आने वाले टाइम में भी गुस्सा हमारा बरकरार रहेगा। तो गुस्सा तो ठीक है, जनता के लिए गुस्सा करना चाहिए, आपको उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन अमर्यादित होना ठीक है क्या? आपको लगता है कि इतने लोगों ने चुना है आपको सदन में भेजा है, भरोसा किया है, आप उनके लाडले हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से हटकर आपको जिताया है, आपको सम्मान दिया है, तो लगता नहीं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए विधायक जी? मैंने कौन सी ऐसी गलत भाषा का उपयोग किया, कौन से अमर्यादित है? आपने देखा होगा ना, 4-5 दिन पहले एक शासकीय अस्पताल के अंदर में एक डॉक्टर ने मेरे साथ में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, वो आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है? नहीं, एक सेकंड, मैंने अभी चलाया है विधायक जी कि डॉक्टर के साथ आपकी बहस हुई थी जिसमें एफआईआर हुई है। ये खबर पूरे दिन भी चली थी। ये मत बोलिए कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैं कलेक्टर नहीं हूं, मेरे से आप इस तरह की बात मत कीजिए, जनप्रतिनिधि हैं आप, और अगर आप तेरे बाप मेरे बाप करेंगे तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा ना, आपको जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। आप ये मत सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा। 11 सवाल तक लेके जाइए, मेरे पास वक्त है, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, पूछिए ना आप। नहीं, मैं आपसे बस इतना ही पूछ रहा हूं कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता के लिए आपका गुस्सा जायज है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इस तरह के मतलब आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, कोई अधिकारी अगर नहीं सुने तो, लेकिन मर्यादित भाषा में करना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर लोग ये समझते हैं कि यार ये हमारे विधायक हैं, माननीय है। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि भाषा की मर्यादा थोड़ी संयमित होना चाहिए? बस यही पूछ रहा हूं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। हमने जिनके लिए इस भाषा का उपयोग किया है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ 5 गंभीर धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, हमें गाली दिया है, वो उस कलेक्टर को दिखाई नहीं दिया है। अगर वो कलेक्टर है तो अपने ड्यूटी का क्यों नहीं निभा रहे हैं? कलेक्टर है तो कलेक्टर की तरह रहना होगा ना। और आप विधायक हैं तो आपको विधायक की तरह नहीं रहना होगा। बिल्कुल ना, हमें जनता ने चुना है तो जनता की बात हम लोग करेंगे ना। तो जनता इसलिए चुना है कि आप एक आईएएस अफसर से या फिर एक अधिकारी जो पढ़ लिख के पास हुआ है उसको तेरा बाप मेरा बाप करें, इसलिए चुना है? मैं फिर कह रहा हूँ, पहले 1947 के पहले राजतंत्र हुआ करता था, अंग्रेजों का एक तरफा शासन हुआ करता था। 1947 में देश आजाद हुआ,
1950 से पूरा देश जो देश के अंदर संविधान लागू हो गया, राजतंत्र है यहाँ पर। राजतंत्र अभी नहीं, अभी संविधान चला गया, लोकतंत्र है। अब इस लोकतंत्र में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ, संविधान का राज है कानून के अंदर में। अच्छा, आपका ये कहना है, आपका ये कहना है विधायक जी, आपका ये कहना है कि आपने संविधान और कानून के तहत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। जातिगत टिप्पणी करना चाहिए क्या? आपको लगता है ये ठीक है? उनकी जाति को लेकर भी आपने टिप्पणी की है? मैंने कौन सी जातिगत, मैंने सिर्फ एक टिप्पणी की है ना। मैं आज फिर कह रहा हूँ उस बात को, ना मेरे बाप का राज है ना किसी और के बाप का राज है। इस देश के अंदर कानून का राज है और देश कानून से चलेगा। किसी भी डीएम या किसी विधायक के इशारे पर जिला नहीं चलेगा। मैं ये पहले किया हूं, मैं आज फिर कह रहा हूं आपके सामने। उनके जाति प्रमाण पत्र पर आपने टिप्पणी की है, सुनाऊं मैं बयान अगर आप कहें तो? हाँ, सुनाइए सुनाइए भाई, बयान सुनाइए, क्या कहा है, सुनाइए। हमें ये जानकारी मिली है कि उनका एससी का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। 144 जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी, बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा। तेरे बाप का राज्य है क्या कुछ भी उल्टा निकाल देगा? सही है कि नहीं? ये एससी का जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी है, इसकी जानकारी आपको एफिडेविट से मिली है? कहां से मिली? नहीं, हम निकाल रहे हैं। ये तो एक व्यक्ति की बात हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सारे लोगों का अगर फर्जी प्रमाण पत्र है, सभी के हम लोग छानबीन करेंगे, ढूंढेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर एससी का किसी ने लिया है तो वहां भी कार्रवाई करेंगे, फर्जी लिया है। और अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विधायक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विधायक जी, अगर किया है तो करेंगे। 2 बयान देखिए आपने इसी पर दिया है, अभी इसी बातचीत में। मैं आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी अगर भाषा को लगता है आपको कि आपने सही बोला है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। और आपको जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है जनता ने, और कलेक्टर भी एक जिले का मालिक होता है तो राज तो किसी का नहीं होना चाहिए, नियम कानून से चलना चाहिए, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, क्या आपको लगता है कि आवेश में, जनता के प्रति ज्यादा प्रेम में आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर गए जिससे आपको बचना चाहिए? क्या आपको लगता है? ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो हम भी ध्यान रखेंगे, आगे से कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया। आवेश में अगर बोला गया तो भविष्य में हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का अफसोस है आपको? खेद है, खेद व्यक्त करते हैं आप? हाँ, हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन कलेक्टरों को भी सुधरना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं विधायक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कलेक्टर को भी आपका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने खेद व्यक्त किया, आपको अपनी बात पर अफसोस है। विस्तार न्यूज के मंच में आपने ये कहा, आपने बड़प्पन का परिचय दिया। हम यही चाह रहे थे कि कम से कम आपके मुख से ऐसी भाषा न जाए जिसका जनता पर असर। अगली बार से नहीं जाएगी, अगली बार से नहीं जाएगी। मैं खेद व्यक्त करता हूं। एक बार मुस्कुरा दीजिए और प्यार से कहिए, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। विस्तार न्यूज मेरा अपना चैनल है। क्या बात, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद विधायक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और अगली खबर क्या है ये दिखा देते हैं। अगली खबर क्या है, देखिए, नर्मदा मैली मत कीजिए नहीं तो करोड़ों देने होंगे। बताइए, विधायक आते हैं, गुस्साते हैं, गुस्सा करते हैं, कहते हैं न तेरे बाप का राज है न मेरे बाप का राज है, और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल कहता है ये बाप मत करिए। मान जाते हैं, गलती मान लेते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, मुस्कुरा के चले जाते हैं। यही तो आपका अपना चैनल है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। नर्मदा मैली मत कीजिए नहीं तो करोड़ों देने होंगे। बचपन से हम सब पढ़ते और सुनते आए हैं, जिस नदी का हर कंकड़ संकर माना जाता है वो नर्मदा नदी है। आस्था में करोड़ों भारतीय नर्मदा नदी से निकलने वाले हर पत्थर को भगवान का रूप, शिव मानते हैं। समझ गए आप? लेकिन अब वही नर्मदा नदी मैली हो रही है, सरकार चिंतित है, लेकिन हाल वही है। इसलिए आज नर्मदा नदी पर विस्तार से बात होगी, विस्तार से बात करेंगे। चलिए, किसी भी नदी को साफ रखने के लिए सबसे बेसिक जरूरतें क्या है? जरूरत यही है कि शहरों की गंदगी नदी में ना मिले, शहरों में बहने वाले नाले सीधे नदी से जाकर ना मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और एनजीटी ने भी निर्देश दिए थे कि शहरों का सीवेज किसी भी कीमत पर नर्मदा नदी में नहीं गिरना चाहिए।
सीएम और एनजीटी के निर्देश के बाद भी नगर निकायों की लापरवाही की वजह से शहरों की गंदगी नर्मदा नदी में मिलना बंद नहीं हुई। अब इस पूरे मामले पर एनजीटी ने मध्य प्रदेश के नगर निकायों पर बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने नगर निकायों पर कुल 17 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सबसे पहले जान लीजिए कि किस निकाय पर कितना जुर्माना लगा है। आपका निकाय तो नहीं है, स्क्रीन देखिए ध्यान से, देखिए स्क्रीन ध्यान से। नर्मदा नदी में गिरती गंदगी को ना रोक पाने के लिए नर्मदापुरम नगर पालिका परिषद पर 1 करोड़ 36 लाख का जुर्माना लगा है। नेमावर नगर परिषद पर 1 करोड़ 76 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मंडला नगर पालिका परिषद पर 63 लाख रुपए का, जबलपुर नगर निगम पर 1 करोड़ 70 लाख का जुर्माना, बुधनी नगर परिषद पर 3 लाख रुपए, शाहगंज नगर परिषद पर 6 लाख रुपए, सनावद नगर परिषद पर 1 करोड़ 68 लाख रुपए, बरवाहा नगर परिषद पर 1 करोड़ 28 लाख रुपए, बड़वानी नगर पालिका परिषद पर 1 करोड़ 68 लाख रुपए, मंडलेश्वर नगर परिषद पर 1 करोड़ 68 लाख रुपए, ओंकारेश्वर नगर परिषद पर 2 करोड़ 88 लाख रुपए और महेश्वर नगर परिषद पर 2 करोड़ 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गंदी मत करो, नहीं तो करोड़ों रुपया भरना पड़ेगा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि एनजीटी नर्मदा की सफाई को लेकर कितना चिंतित है। इस जुर्माने के बाद हमने भी मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में नर्मदा की स्थिति का रियलिटी चेक किया है। 4 तस्वीरें देख लीजिए 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर जबलपुर की है। जबलपुर के ग्वारी घाट में अभी भी नाला नर्मदा नदी में मिल रहा है। जबलपुर नगर निगम नर्मदा में मिल रहे इस गंदे नाले के पानी को अभी तक नहीं रोक पाया है। दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम की है, जहां नर्मदा नदी के किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह पर कचरा इकट्ठा हो चुका है। घाट के किनारे में भी लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। तीसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां की 2 नगर परिषदों पर करीब 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन स्थिति यहां भी अच्छी नहीं है। चौथी तस्वीर उज्जैन की है, जहां नर्मदा नदी तो नहीं बहती, लेकिन शिप्रा नर्मदा लिंक योजना के तहत नर्मदा के पानी को शिप्रा में लाया जा रहा है। और आज शिप्रा का हाल देखने उज्जैन के संत भी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में नर्मदा की स्थिति पर हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे विस्तार से। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नर्मदा नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर जुर्माना लगाया है, जिसमें जबलपुर नगर निगम भी शामिल है। क्यों शामिल है, उसकी तस्वीरें ठीक मेरे पीछे हैं। लगातार दिशा निर्देश के बावजूद भी इसमें सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है। हालांकि एसटीपी प्लांट लगाने की वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नर्मदा नदी में प्रदूषण नहीं रुक रहा है। करीब 11-12 साल से देख रहे हैं कि ये नर्मदा मैया में जो भक्त लोग के घरों से ये गंदा पानी आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कि आप देख सकते हैं कि सेठानी घाट के ठीक बगल से जो शहर का गंदा पानी है वो नर्मदा में मिल रहा है। इस प्रकार के 11 नाले और भी हैं जो होशंगाबाद नर्मदापुरम क्षेत्र में नर्मदा को प्रदूषित करते हैं। नाले का गंदा पानी पूरा नर्मदा मैया में आ रहा है, पूरी गंदगी हो रही है। समय चाहिए कि कचरा आप चारों तरफ देख ही रहे हो, सामने साफ होता है, वहाँ के आजू बाजू में नाले के पास में पूरा कचरा पड़ा रहता है। हमने इस पूरे मामले पर और भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन केवल जबलपुर की नगर निगम कमिश्नर से ही बात हो पाई है। सुनिए क्या कह रहे हैं जबलपुर नगर निगम कमिश्नर। अलग अलग तरह से काम करना होता है। जैसे सीवरेज है, सीवरेज को सही तरीके से मैनेज करने का काम जो शहर का सीवरेज है, ताकि वो नर्मदा नदी में जाके डायरेक्ट ना मिले। इसके लिए जबलपुर में बहुत सारे एसटीपीज़ हमने सेटअप किए हैं और आने वाला जो अमृत 2 का प्लान है, जो ऑलरेडी जिसकी डीपीआर एवं सभी कार्य हो चुके हैं, उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, एसटीपी नए संचालित करना एवं हाउस होल्ड कनेक्शंस से जो भी एसटीपी या सीवरेज वाटर है उसको एसटीपी तक लेके जाने का काम हम कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि नर्मदा माई हमारी आस्था का विषय है। इन्हें मैला होने से बचाना भी हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम खुद भी सजग रहेंगे तभी नर्मदा नदी भी साफ हो पाएगी। चलिए आगे कौन सी खबर आप देखने वाले हैं ये बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन सी खबर आगे आप देखने वाले हैं। बताइए भाई, टीएस सिंहदेव इन दिनों चर्चा में क्यों हैं? ये तो मुस्कुरा रहे हैं,
लेकिन बरतों की मुस्कुराहट गायब है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब सीएम की कुर्सी को लेकर खूब हंगामा हुआ था। सीएम की कुर्सी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी रही और अब ये खबर बहुत पुरानी हो गई है। इसी टकराव की वजह से साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी हुआ था। माफी, कल से आज में तबीयत में थोड़ी सुधार है, लेकिन बहुत ठीक नहीं हुआ हूं, माफी। लेकिन अब टीएस बाबा ने मुख्यमंत्री बनने की चाहत ही छोड़ दी है, क्योंकि अब सरकार ही नहीं है, कहां बनेंगे। ऐसा क्या हो गया है कि टीएस बाबा ने मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दिया? चलिए सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। 9 दिसंबर को अंबिकापुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बैठक ले रही थी। तभी कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मामला बहुत बढ़ गया। नगर निगम के सभापति अजय अग्रवाल ने तो यहां तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कोयला घोटाला हो रहा था। तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी ने इसकी जानकारी हाईकमान को क्यों नहीं दी? कांग्रेस सरकार के दौरान भी अंबिकापुर नगर निगम को बजट बहुत ही कम दिया गया। आरोपों का यह दौर जब चल रहा था तब बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद टीएस सिंहदेव ने भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर अपना पक्ष रखा। टीएस बाबा ने नए सिरे से संगठन को खड़ा करने के साथ ही अपने मुख्यमंत्री बनने के सपने को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए, बहुत तस्वीर साफ होगी, देखिए। मुख्यमंत्री बनने की बात कही नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे। लेकिन ये सच है कि पिछले 5 साल में नगर निगम जब से अंबिकापुर बनी है, पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में सबसे कम बजट मिला है। ये कार्यकर्ताओं में कुछ बातों को लेकर नाराजगी है और कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि उन बातों को यहाँ रखा जाए। तो कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुसार मैंने अपने मन की बात यहाँ रखी है। ये घर की बात थी और किस चीज़ पे क्या नाराजगी है, ये सारी चीज़ें रखने का सबको हक है और घर पे तो बात करना ही है कि समीक्षा हो सके। जिस मुख्यमंत्री के पद को लेकर 5 साल तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संघर्ष हुआ, अंतर्कलह की बात सामने आई, उस मुख्यमंत्री के पद को अचानक टीएस बाबा ने छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये मामला बहुत बड़ा है, इसलिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का रिएक्शन लेना भी जरूरी है। इसलिए विस्तार न्यूज ने टीएस बाबा से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सुनिए। एक परिस्थिति पिछले चुनाव के पहले ये थी कि मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम कर रहा था। तो जब चीफ मिनिस्टर के लिए कंसिडर किया जाता है तो पीसीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष, ये ऑटोमेटिकली इन लाइन माने जाते हैं कि ये भी कंसिडर किए जा सकते हैं। आज तो वो स्थिति है नहीं और मैंने ये देखा कि ये मुख्यमंत्री की ज़्यादा बातें होने से नुकसान पार्टी को बहुत ज़्यादा होता है, खुद को भी होता है, पार्टी को भी नुकसान होता है। तो इसमें पड़ना ही नहीं चाहिए। आप मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, मैं मुख्यमंत्री बन सकता था, मैं तो बन ही जाता। ये पार्टी बनाएगी तो उनके ऊपर ये सब छोड़ देना चाहिए। इस बयान के कई राजनीतिक मायने हैं भाई साहब, इसलिए इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। डिप्टी सीएम अरुण साव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना चाहिए, सुनिए। कांग्रेस पार्टी में आपसी झगड़े ये लगातार चल रहे हैं। नेतृत्व का भी झगड़ा चल रहा है कि कौन नेता है छत्तीसगढ़ में, किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। आपस में जिस प्रकार से ये सिर फुटअव्वल हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता मजा ले रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा, लगातार बैठकें कहाँ भी हो रही, उनसे चर्चा ही कर रही है और तमाम बड़े नेता प्रभारी इसमें भी अलग से मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई किसी के मन में है तो स्वाभाविक सा बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि आने वाला समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी किसी कार्यकर्ता में नाराजगी है, कोई दिक्कत नहीं, उनको उनकी नाराजगी हम दूर करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बहुत सुलझे हुए और मझे हुए नेता हैं। काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं।
इसीलिए किसी भी तरह का बयान देने से पहले उसके असर के बारे में जरूर सोचते हैं। ऐसे में इस बार जब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनने की रेस में हैं, तो इस तरह का बयान कांग्रेस हाईकमान के सामने टीएस बाबा के दावे को और मजबूत कर सकता है। समझ गए आप अंदर की कहानी। हालांकि गेस्ट इन न्यूज रूम कार्यक्रम में आए थे टीएस सिंहदेव और मैंने उनसे पूछा था कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन हो सकता है या किसे होना चाहिए, तो टीएस सिंहदेव ने क्या जवाब दिया था आपको पता है? जिसके अंदर सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता हो। इसमें कोई शक नहीं है कि टीएस सिंहदेव की राजनीति बड़ी महीन है। दिखाई तो यही देता है कि वो सबके हैं, लेकिन राजनीति में कौन किसका होता है ये कोई नहीं जानता। समझ गए? ये अंदर की बात है। और अंदर की बात जब टीएस सिंहदेव ही नहीं बताया था और कहा था बंद कमरे की कुछ बात बंद कमरों में ही रहने दीजिए, तो इतनी अंदर की बात मैं कैसे विस्तार से बता दूं। कुछ बातें इशारों की होती है, इशारा कर दिया है, समझ जाइएगा। आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। अगली खबर कौन सी है? अगली खबर कौन सी है ये बता देता हूं आपको। अगली खबर कौन सी है भाई, बता दीजिए। ऐसा खाना मत दो कि बच्ची की मौत हो जाए। बताइए, एक तरफ छात्रावास है, ये क्या है, आश्रम है, दूसरी तरफ बच्ची खाना खा रही हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई जाती हैं कि पिछड़े इलाकों में आदिवासी बच्चों का भला हो जाए, वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लें, शिक्षा मिल जाए, जागरूक हो जाएं। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। परिजन बच्चों को प्रबंधन के भरोसे आदिवासी हॉस्टल में छोड़ जाते हैं, इसके बाद भी प्रबंधन के लोग लापरवाही कर दे रहे हैं। और कभी कभी ये लापरवाही इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चों की जान चली जाती है। कितनी दुखद तस्वीर है। देखिए तस्वीर, ये रोते बिलखते परिजन उस बच्ची के हैं जिसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई है, जान चली गई है। इस बच्ची का नाम शालिनी तेलम था। इस बच्ची की उम्र महज 8 साल थी। इस बच्ची ने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। बच्ची अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही थी। इस क्षेत्र में पढ़ाई करना कितना जोखिम और कितना कठिन है वो मैं जानता हूं, जो पिछले 15 सालों से बस्तर की खाक छान रहा हूं, अंदरूनी इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इस बच्ची की जान ले ली है। क्या बीत रही होगी इस बच्ची के मम्मी पापा पर? सोचिए, किसी के 8 साल का बच्चा, किसी के 8 साल की बच्ची के माता पिता पर क्या बीत रही होगी कि उसकी बच्ची की जान चली गई है। उसकी छोटी सी बच्ची अब इस दुनिया में है ही नहीं, अब वो कभी उसे जीवित नहीं मिलेगी। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आई है, जहां 8 दिसंबर को धनोरा के माता रुक्मणी कन्या आश्रम शाला की 35 बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये सभी छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। इन बच्चियों को आश्रम में बनी खीर पूड़ी और पनीर की सब्जी खाने के बाद उल्टी और दस्त होने लगी और फिर एक के बाद एक 35 छात्राएं बीमार हो गईं, जिसके बाद सभी बीमार बच्चियों को जिला अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से 11 बच्चियों को आईसीयू में रखा गया है, मतलब उनकी भी स्थिति बहुत ठीक है, जबकि रात में 2 छात्राओं को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया जा रहा था। तभी रेफर करने के दौरान 3री कक्षा में पढ़ने वाली शालिनी की दुखद मौत हो गई। इस घटना को 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक फूड पॉइजनिंग की वजह सामने नहीं आई है। आगे बताऊंगा सिस्टम की लापरवाही के बारे में भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। बहुत तस्वीर रिपोर्ट से साफ है। मासूम बच्ची की लाश को देखकर यहाँ पर स्त्रियां बिलख कर रो रही हैं। खान पान होता है, उसका देखने का जिम्मेदारी किसका है? जो वहाँ पर अधीक्षक रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? बच्चों का देख रेख करने के लिए। उनके भरोसे हम इतने सारे बच्चे, यहाँ गांव के कितने बच्चे वहाँ पर हैं। इन लोग को देखना है ना, इन लोग चखना है
कितना खाना बनता है, कितना किलो है, कितना सब्जी बनता है। हम आने वाले समय में हम बच्चों को कैसे आश्रम हॉस्टल में पढ़ाएंगे? हम आज बहुत परेशान हैं। कुछ ना कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े गिरे होंगे, तभी बच्चों को इतना ज़्यादा फायदे में प्रॉब्लम आया। पानी आप उतना नहीं देखता। सवेरे खीर पूरी का, शाम को खीर सब्जी का। ये तो इलाज तो पूरा हो रहा है सर। यह घटना सिर्फ एक मासूम की मौत की खबर नहीं है, बल्कि लचर सिस्टम के सुस्त रवैये का प्रमाण है, सबूत है, सिस्टम के मौत की खबर है, आश्रम प्रबंधन की लापरवाही की गारंटी है। इस घटना के जिम्मेदारों से पूछता हूं मैं, क्या अपने घर के बच्चों को इस तरह का खाना खिलाते आप? सोच कर देखिए, खिलाते आप? क्या इस तरह की लापरवाही अपने बेटे बेटियों के साथ करते आप? सोच कर देखिए, 8 साल के मासूम बच्चे के साथ आप इस तरह से करते? आपका बच्चा क्या खा रहा है, आपका बच्चा कैसे खेल रहा है, आपका बच्चा कहाँ सो रहा है, इसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? और अगर आपके भरोसे कोई माँ बाप मासूम बच्चे को छोड़ के चला जाए तो आप ऐसा खाना दे देंगे कि उसकी मौत हो जाए, उसकी जान चली जाए। अभी भी 9 छात्राओं का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इनमें से एक बच्ची गंभीर है, बाकी 24 छात्राओं का भी इलाज चल रहा है। यानी कि बच्चियों की सेहत पर इस खाने का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जानकारी के मुताबिक खाने की गुणवत्ता और पानी को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन फिर भी आश्रम प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आश्रम में छात्राओं के भोजन और स्वास्थ्य की नियमित निगरानी भी नहीं की जा रही थी। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने अस्पताल जाकर बच्चियों की स्थिति का जायजा लिया है और बच्चियों के परिजनों से भी मुलाकात की है। इस मामले की जांच के लिए लगभग 16 घंटे बाद जांच कमेटी बनाई गई है। क्या कह रहे हैं बीजापुर के कलेक्टर संबित मिश्रा, सुनिए। खाना खाने के बाद लोगों को शिकायत हुई पेट खराब होने के, उल्टी दस्त के। तो जो जनरली हम लोग को अभी तक जो पता चल रहा है, कल सुबह से ये शिकायत शुरू हुई, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कल रात को 2 बच्चे जिन लोग को कन्वल्जन आने लगे, थोड़े झटके आने लगे, जिसकी वजह से उनको रेफ़र किया गया जगदलपुर, और रास्ते में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जांच जारी है। जांच में कुछ पीएम के रिपोर्ट और बाकी यहाँ के सैंपल्स का टेस्टिंग होने के बाद ही हम कुछ कंक्लूसिवली बता पाएंगे। बहुत बड़ी लापरवाही है ये, बहुत बड़ी लापरवाही। और कहते हैं ना, जिस पर माफ़ नहीं किया जा सकता उतनी बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाही जिसमें इस सिस्टम ने एक बच्ची की जान ले ली है। इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार सिस्टम है, सिस्टम जिसकी लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। इसलिए कह रहा हूं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर बच्चियों को इस तरह अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, ताकि फिर किसी माँ बाप की एक मासूम बच्ची की जान इस तरह से ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगली खबर बता देता हूं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है, देख लीजिए। शिक्षक की छात्राओं पर गंदी नजर, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। और जब मैं स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ऐसी खबर आती है तो दुखी भी होता हूं, निराश भी होता हूं और गुस्सा भी होता हूं, क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। अभी हाल ही में एक खबर दिखाई थी मैंने आपको, मनेंद्रगढ़ जिले के जनकपुर की, कि कैसे एक बच्ची के साथ शिक्षकों ने अनाचार किया था। दिखाई थी, सब जेल में। और इस तरह की खबर दिखाऊंगा ताकि पेरेंट्स भी बीच बीच में स्कूल जाकर हालचाल लेते रहें, बच्चियों से बात करते रहें। कहाँ की है खबर ये? स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ एक शिक्षक ने घिनौनी हरकत की है। कहाँ? शिक्षक की गरिमा को कलंकित कर दिया है। कहाँ? सुनेंगे तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। कहाँ का शिक्षक है? विश्वास नहीं होगा कि जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाता है वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा करता है या ऐसा कर रहा था। कहाँ? क्या है पूरी खबर और कहाँ की है पूरी खबर, बता देता हूं। मामला छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले का है। पूर्व माध्यमिक शाला बाजार 4 भाटा के शिक्षक अनिल मोर्गे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। यह आरोप इसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों ने लगाया है।
बच्चियों ने अपनी एक शिक्षिका को आरोपी टीचर के गलत इरादे के बारे में बताया, मतलब एक महिला शिक्षक को बताया। बच्चियों ने बताया। बच्चियों ने किससे बात की? उसी से बात कर सकते हैं जो उनकी बात को समझे। तो एक महिला टीचर ने उनकी बात को समझा, जिसके बाद महिला टीचर ने बच्चियों के साथ जाकर पुलिस चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बच्चियों का क्या आरोप है? बच्चियों का आरोप है कि शिक्षक अनिल मोर्गे बच्चियों को गलत इशारे करता है, रोज शराब पीकर स्कूल आता है, बच्चियों को बैड टच करता है और साथ ही बहुत गंदे तरीके से पेश आता है। 3 दिसंबर को बच्चियों ने शिक्षक के इस घिनौने हरकत की थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कई बच्चियों ने शिक्षक अनिल मोर्गे पर बैड टच का आरोप लगाया है। इसके अलावा शाला प्रभारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस मामले की जानकारी दी, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे सब बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी वेदांत शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर आगे बात करें। वो रोज शराब पी के आते हैं, हमसे गंदी तरह पेश आते हैं, कहीं भी टच करते हैं। लोग बता चुके हैं कई बार और अभी बोलते हैं कि हमको कोई कुछ नहीं बताया करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। गंदे इशारे से करते हैं सर, कहीं कभी भी कहीं पर आके बैठ जाते हैं। अकेले ही चौकी पर गई। हाँ, मेरे साथ बच्चे भी आए और बच्चों ने जाते जाते ये भी कहा कि मैडम हमारे साथ बैड टच करते हैं। सर कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं कि वो पी के आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। शिक्षक है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो शिक्षक दारू के नशे में जो स्कूल की बच्चियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ करता है। निश्चित ही कोई ना कोई मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। इस घटना का कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा इन बच्चियों पर, सोचिए। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां हैं, अपने मम्मी पापा के बाद बच्चे शिक्षकों पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन इस आरोपी शिक्षक ने इस बच्चियों के भरोसे को तोड़ा है, इन बच्चियों के भरोसों को तोड़ा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 3 दिसंबर को ही मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन फिर भी ना ही पुलिस और ना ही शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई की। सभी जिम्मेदार इस मामले को लेकर आंख बंद करके बैठे हुए थे, जिसके बाद बच्चियों ने विस्तार न्यूज से गुहार लगाई और शिक्षक द्वारा किए गए गलत हरकत की जानकारी दी, जिसके बाद विस्तार न्यूज के सहयोगी जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे। विस्तार न्यूज क्यों कहता हूं? आपका अपना चैनल है। शिकायत हो गई, कुछ नहीं हो रहा, संवाददाता पहुंच गया मेरा वेदांत शर्मा। इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीओपी, सुनिए। मैं आपको बताना चाहूँ, पत्र मेरे पास कल ही आया है और मैंने तुरंत टीम गठित करके आज टीम जांच के लिए गई है और जांच की टीम का रिपोर्ट जैसा आएगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा तत्काल उसका मुलाहिजा कराया तो पाया गया कि वो शराब पिया था, तो उसकी सूचना जो है संबंधित विभाग को हमने दे दी थी और उसी शिकायत पे जांच के क्रम में आज उस पर जांच किया। आज स्कूल की बच्चियों का से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो शिक्षक है वो बच्चियों से दुर्व्यवहार करता है और मिसबिहेव करता है, तो इस संबंध में आज उसमें अपराध दर्ज कर लिया गया। दोनों अधिकारियों ने कहा है कि जांच के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, तो जल्दी कार्रवाई करिए इस आरोपी शिक्षक पर। विस्तार न्यूज़ लिए माइक खड़ा है। ऐसे शिक्षक की स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। इस तरह की गंदी हरकत करने वाले शिक्षक कभी भी बच्चों को अच्छी सीख नहीं दे सकते। इस आरोपी शिक्षक को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरा रिपोर्टर फिर आपसे जाकर पूछेगा। 8:50 हो गया है और अब मुझे जाना होगा